हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान की सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस एक पैटर्न होता है किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। आपका विज्ञान जो है वो एक विस्तृत विषय है ना, लेकिन हम सिर्फ कक्षा 7वीं में क्या विज्ञान के सारे बिंदुओं को जान सकते हैं, उस विषय में जितना कुछ दिया है सारा एक साथ जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर कक्षा का जो है एक निश्चित सिलेबस बना दिया जाता है, जिसमें जो है हमको कुछ टॉपिक्स को पढ़ना रहता है। ठीक है, और अगर हम अपनी वर्तमान कक्षा के, जैसे अभी कौन सी कक्षा की बात करें, कक्षा 7वीं की, तो हम अगर अपनी वर्तमान कक्षा के जो सिलेबस रहता है ना, जो अध्ययन के बिंदु रहते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो हमारी जो आगे की स्टडी रहती है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और हमको जो है बड़ी कक्षाओं के जो बिंदु रहते हैं सिलेबस के, या बड़ी कक्षाओं का जो कोर्स रहता है उस विषय का, उसे समझने में ज़्यादा सरलता होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 7 के विज्ञान में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंतर्गत, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते जाएंगे, जिससे कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक्स को तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियरफाई होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये इंडेक्स है यानी विषय सूची, और इसी में जो है पूरे जो लेसन्स हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन सा लेसन हमको पढ़ना है, कुल यहाँ पर 21 लेसन है ना, यानी कि 21 अध्याय यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम जो है एक एक अध्याय के बारे में यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहला जो अध्याय है वो है पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन है ना, मतलब इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, जो पृथ्वी है उस पर जीवन के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, और यहाँ पर जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ है, और जो जीव जंतु है वो पृथ्वी के अलग अलग भौगोलिक वातावरण में किस प्रकार अपने आप को जीवित रखने के लिए अनुकूलित बनाते हैं ना। तो इस अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, कोई भी जीव जो होता है वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, है ना, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, मौसम वगैरह होता है ना, उन सब के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करता है जिससे वह जीवित रह सके। ठीक है, तो पृथ्वी पर सभी जगह का वातावरण एक जैसा नहीं है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं पर जल की उपलब्धता पर्याप्त है, कहीं पर पानी की कमी पाई जाती है ना, कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, कहीं पर घने जंगल हैं, कहीं पर बर्फीले पहाड़ हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में तो 12 महीने बर्फ से ढका रहता है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं, वहाँ पर जो जीव होते हैं ऐसे अलग अलग वातावरण के, वो अपने आप को उस स्थिति के अनुकूल बनाते हैं, तभी उस वातावरण में जीवित रह पाते हैं। तो जो अध्याय 1 है उसमें जो है हमको अनुकूलन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? जल। जल यानी पानी, वाटर, है ना। और जल का जो सूत्र है वो क्या होता है? H2O, है ना। तो जल किस किस पदार्थ से मिलके बना है हम जानते हैं। जल क्या है? द्रव है, और ये 2 गैसों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जल की भौतिक संरचना, है ना, ये जो जल के प्रयोग होते हैं, भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना, जल के प्रयोग क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। और जल का हमको किस लिए संरक्षण करना चाहिए, जल का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जल की उपलब्धता जो है हालांकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो भूमि है उसकी अपेक्षा जल की जो उपलब्धता है वो ज़्यादा है। 71% कुल जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है, 29% भूमि है, लेकिन उस 71% में जो है पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है।
कितनी है, 1% है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा जो पीने योग्य जल है वो हिमखंडों के रूप में ध्रुवों पर स्थित है और उसको हम लोग पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते तत्काल से। तो यहाँ पर जल की उपलब्धता, जल का संरक्षण, जल को किस प्रकार से प्यूरिफाई किया जाता है, नदी का जो पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, उसे जब हमारे घर में सप्लाई करते हैं तो उसका प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से हम तक पीने योग्य शुद्ध पानी को पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हमको अध्याय 2 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है? पदार्थ की संरचना। पदार्थ की क्या है? संरचना। हमारे आसपास जो कुछ भी है ना, चाहे वो जीवित वस्तुएं हों चाहे अजीवित वस्तुएं हों, है ना, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, वो सब किससे मिलके बने हैं? पदार्थ से मिलके बने हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं इनका भौतिक और रासायनिक 2 प्रकार का स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप में पदार्थों को हम किस में बांटते हैं? ठोस, द्रव और गैस में बांटते हैं। और रासायनिक स्वरूप में किस में बांटते हैं? यौगिक में बांटते हैं और तत्वों में बांटते हैं। तो इस अध्याय में हम लोगों को पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से है अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है हमारा? अम्ल, क्षार एवं लवण, है ना। अम्ल, क्षार, अम्ल जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं, जो उनको जो है हम इन 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, अम्लीय, क्षारीय एवं लवण वाले पदार्थ में। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। ठीक है, और अम्ल और क्षार के दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर साल्ट यानी लवण का निर्माण होता है। इसके बारे में हमको अध्याय 4 में पढ़ना है। अम्लों की क्या क्या उपयोगिता है, क्षार की क्या उपयोगिता है, क्या क्या उनके केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 है मापन। ठीक है, मापन के बारे में हम लोग कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं, है ना। 6वीं कक्षा में मापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस अध्याय में, अध्याय 5 में जो मापन हम लोग पढ़ेंगे वो उस मापन से थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में होगा। उस समय हम लोगों ने लीटर, किलोग्राम, मीटर, इस सब के बारे में पढ़ा था। अभी जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो क्षेत्रफल है, आयतन है ना, घनत्व है, इस सब के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ने वाले हैं। किसी भूमि के टुकड़े का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ग्राफ पेपर की मदद से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, किसी कंपास बॉक्स का, है ना। इस सब के बारे में हम लोग जो है अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ग्राफ पेपर का प्रयोग करना भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में है अध्याय 6। अध्याय 6 है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में संगठन। ठीक है, तो संगठन हम लोग जानते हैं जब कोई एक समान वस्तुएं क्या करती हैं? अपना समूह बना लेती हैं, है ना। कोई मान लीजिए किसी विद्यालय की कोई समिति है, तो वहाँ पर कैसे लोग होंगे? जो शिक्षक होंगे उस समिति के अंदर कैसे लोग होंगे? जो शिक्षक होंगे या शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग होंगे, है ना। ऐसे ही लोगों का वहाँ पर संगठन बनेगा। तो संगठन या कोई भी समूह होता है वो ऐसे लोगों का बनता है जिनका क्या कहते हैं, विचार या कार्य एक समान होता है ना। तो उनका जो विचार और कार्य एक समान होगा तो किस प्रकार से? इसी प्रकार से यहाँ पर जो सजीव होते हैं उनके जो इकाई होती है ना, शरीर की जो इकाई होती है या उनके जो निर्माण की इकाई होती है, वो क्या करती है? संगठन बनाती है, यानी समूह बनाती है। उसको सजीव जगत में संगठन कहते हैं। यानी हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसकी इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं? सजीवों की इकाई के बारे में। और फिर उस इकाई का जो संगठन होता है, यानी इकाई क्या होती है? हमारे शरीर की कोशिका होती है। क्या होती है हमारे शरीर की इकाई? कोशिका। और फिर कोशिका मिलके क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऊतक के बारे में और कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद में ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, तो ऊष्मा किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु से आपको हीट का अनुभव होता है ना, हीट, गर्मी का अनुभव होता है, उसमें जो है स्वयं की जो है एक ऊष्मा उपस्थित होती है,
और उसके अलावा जो है किसी वस्तु को जलाने पर या किसी वस्तु के अंदर उपस्थित ऊष्मा के माप को हम क्या कहेंगे, ताप कहते हैं। तो ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो प्रत्येक वस्तु के अंदर स्वयं की निहित होती है। प्रत्येक वस्तु में क्या होती है, स्वयं की ऊष्मा होती है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को हम किस प्रकार से नापते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम ताप कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के संचरण के बारे में, यानी ऊष्मा जो ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाती है। जैसे ये कलछुल है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलछुल है, इसके एक सिरे पर अगर हम लोग हीट प्रदान करें, है ना, एक सिरे को इसके गर्म करेंगे तो यहाँ पे हम ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं और दूसरे सिरे तक वो ऊष्मा चल के जाएगी, यानी कि ताप क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है इसके पहले सिरे से दूसरे सिरे की ओर, है ना, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो ऊष्मा के संचरण के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, अध्याय 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 9, सजीवों में पोषण। पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और सभी सजीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी दैनिक जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है ना। तो बहुत सारी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, पोषक अंग कौन से हैं, और पोषण में सहायता करने वाला पाचन तंत्र। पोषण के लिए सबसे जरूरी क्या है, पाचन तंत्र जरूरी है। तो पाचन तंत्र के बारे में भी हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 10। अध्याय 10 है सजीवों में श्वसन। श्वसन यानी सांस लेना, है ना, ब्रीथिंग करना। तो उसके लिए क्या कहते हैं, हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे सजीव श्वसन में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस को सही ब्रीथिंग में बाहर करते हैं, है ना। उसके बारे में जो है हम लोग अध्याय 10 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे श्वसन तंत्र होता है ना, क्या चीज़, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी कोशिका, वो अंगों का समूह जिसमें क्या कहते हैं, वह अंगों का समूह जो क्या कहते हैं श्वास लेने में सहायता करता है, उसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। उसके बाद है अध्याय 11, रेशों से वस्त्र तक, जंतु रेशे, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक रेशों के बारे में, और 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु रेशों के बारे में। तो जंतु रेशे किस कार्य आते हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं, और उनसे वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 12, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की एक प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा मार्ग में कैसे चलता है, सीधा चलता है। अपने आप से प्रकाश कभी मुड़ता नहीं है। कब मुड़ेगा प्रकाश, जब वो किसी वस्तु से टकराता है तो टकरा के वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, और इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो टकराकर वह अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 13, सजीवों में परिवहन। परिवहन यानी क्या होता है, परिवहन यानी होता है किसी वस्तु को जो है एक स्थान से, किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना, या चलना, उसको क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो सजीवों में किस चीज़ का परिवहन होता है, देखिए हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है ना, लेकिन शरीर की बाकी कोशिकाओं, बाकी अंगों तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी, तो उसको पहुंचाने के लिए जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, और बाकी जो कोशिका है, बाकी जो अंग है, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। किसका परिवहन हो रहा है यहाँ पे, हमारे रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। किसका परिवहन हो रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। ठीक है, तो किस किस चीज़ का परिवहन सजीवों में होता है, और उस परिवहन के लिए कौन कौन से
अंग तंत्र बने हुए हैं, कौन कौन से अंग तंत्र उसकी सहायता करते हैं, इसके बारे में हम अध्याय 13 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सजीवों में उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन जो अध्याय है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन का अर्थ ये होता है कि जब हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसका कुछ अनुपयोगी भाग हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, उसको शरीर से बाहर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम सजीवों में उत्सर्जन अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 15 यानी स्थिर विद्युत। अध्याय 15 यानी स्थिर विद्युत। तो जो विद्युत होती है ना, अब विद्युत से तो आप समझ गए होंगे, है ना, लाइट की बात कर रहे हैं, बिजली, है ना। और जो विद्युत होती है वो दो आवेशों से मिलकर बनी होती है। विद्युत का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर दो आवेश है, प्लस और माइनस आवेश। तो यहाँ पे ये जो आवेश हैं ये अपने स्थान से गति करते हैं या किसी पदार्थ पर स्थित होते हैं। इसके आधार पर विद्युत को दो भागों में बांटा गया है। जब गतिशील होते हैं तो उसे हम धारा विद्युत कहते हैं, और जब किसी पदार्थ के ऊपर आवेश अधिक मात्रा में स्थित होते हैं तो हम उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो अध्याय 15 में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। उसके बाद है अध्याय 16 सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं अपने हाथ से, मान लीजिए आप पुस्तक उठाना चाहते हैं ना, तो आपका दिमाग ये बोलता है कि मुझे पुस्तक को उठाना है, लेकिन अगर हाथ वह कार्य नहीं करेगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ब्रेन है उसका नियंत्रण आपके हाथ के ऊपर नहीं है। यानी कि हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं उनके ऊपर जो है हमारे ब्रेन का नियंत्रण होगा, तभी क्या होगा, वहाँ पर कार्य ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा, तभी सारे अंग क्या करेंगे, मिलके और सही दिशा में कार्य करेंगे। तो इसको बोलते हैं समन्वय। एक साथ मिलके कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय। और नियंत्रण किसे कहेंगे? जो एक प्रधान अंग है, जैसे कि मस्तिष्क, है ना, उसके द्वारा सारे अंगों को आपस में मिलके समन्वय रूपी कार्य कराने के लिए जिन अंग तंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अध्याय 16 में। मुख्य रूप से हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? कुछ रसायन होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपको खाना खाए 4-5 घंटे हो गए, अब 4-5 घंटे हो गए खाना खाने के बाद में, तो हमको फिर से ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमको भूख लग रही है ना? तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे मस्तिष्क को संकेत करेंगे। हमारा मस्तिष्क फिर क्या कहते हैं, वहाँ से भूख लगने का एहसास हमको कराता है, तो हम दोबारा फीड होने के लिए यानी भोजन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप मान लो आप जंगल में जा रहे हो, वहाँ आप अपने सामने में शेर देख लेते हो, ठीक है, शेर देख लेते हो, लेकिन आपके पैर भागते ही नहीं है, तो क्या करोगे? वहाँ पे तो शेर क्या कर लेगा, आपको खा लेगा ना। तो वहाँ पर हमारे पैरों के ऊपर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होना जरूरी होता है। तो मस्तिष्क कैसे नियंत्रित करेगा? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे पैरों को नियंत्रित करेगा। साथ ही कुछ हार्मोन्स होंगे। देखो, शेर को सामान्य रूप से आप भाग के देखो, लेकिन शेर दिखाई देगा ना, तो भागने की जो स्पीड होती है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कैसे बढ़ेगी, है ना? तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ रसायन सहायता करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, जब ज़्यादा भयानक वस्तु या किसी ऐसी वस्तु को देखेंगे जो आपको प्रेरित कर रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पर आपकी सहायता करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है अध्याय 17 कंकाल जोड़ एवं पेशियाँ। कंकाल जोड़ एवं पेशियाँ। हमारे शरीर का जो ढांचा है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, कोई मकान होता है, तो मकान में सिर्फ ईंटें, सीमेंट, रेत क्या बस यही लगा रहता है? नहीं, आपने देखा होगा पहले क्या करते हैं, चारों तरफ बीम लगाते हैं। बीम लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, लोहे की छड़ें डालते हैं। उस लोहे की छड़ें लगाने का क्या कारण होता है, उसको लगाने से जो मकान होता है उसको एक स्थिरता प्रदान होती है ना, एक निश्चित आधार प्रदान होता है। वैसे ही हमारे शरीर को निश्चित आधार प्रदान करने के लिए वहाँ हमारे शरीर के अंदर में अस्थियाँ हैं,
ठीक है। अस्थियां क्या करती हैं, हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करती हैं। जैसे मकान का ढांचा किससे बनाते हैं, लोहे की छड़ों से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग सीमेंट, ईंट, रेत, इस सब से जो है मकान का बाहरी स्वरूप खड़ा करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर का जो आंतरिक ढांचा है वो किससे निर्मित है, अस्थियों से निर्मित है, जिसको हम कंकाल कहते हैं। और फिर उस कंकाल के ऊपर कोशिकाओं से बनी ये पेशियां जो है बाहरी स्वरूप का निर्माण करती हैं। तो अध्याय 17 में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले, कंकाल के बारे में, पेशियों के बारे में। और जो कंकाल में अस्थियां हैं उनमें कहाँ कहाँ पर जोड़ हैं, उन जोड़ के क्या नाम है, जॉइंट्स के। जैसे आपकी गर्दन का जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, उंगलियों का जोड़ है, घुटनों का जोड़ है, इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है अध्याय 18, सजीवों में गति एवं प्रचलन। सजीव क्या करते हैं, अपने स्थान से गति करने में सक्षम होते हैं। कोई पत्थर रखा है, वो चल के जा सकता है क्या कहीं भी, नहीं। लेकिन अगर मान लो एक कछुआ है, वो भी दिखने में कैसा दिखता है, पत्थर के समान दिखता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, अपने स्थान से गति करके कहीं भी जा सकता है, भले ही वो धीमे धीमे चलेगा, ठीक है। तो गति करने के लिए सजीवों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्याय 18 में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 19 अध्याय का क्या नाम है, मिट्टी। मिट्टी यानी भूमि, और भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसको हम ह्यूमस, मिट्टी, मृदा, ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के बारे में अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी परतें होती हैं और हर परत का अपना अलग अलग उपयोग है। और मिट्टी के बारे में अध्ययन करने से हमको ये पता चलता है कि कौन सी मिट्टी किस कार्य के लिए उपयोगी है। मतलब आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है जब बर्तन बनाता है तो वो हर मिट्टी का बर्तन बना लेगा क्या, हर मिट्टी का बर्तन नहीं बना सकता ना। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि कई सारी मिट्टी कैसी रहती है, उसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं, कुछ मिट्टी मोटी होती है, अगर वो उसमें पानी डालेगा तो वो क्या करेगी, बर्तन बनने के लिए उस शेप में आएगी ही नहीं, है ना। उसी तरीके से हर मिट्टी के अंदर में सभी प्रकार की फसलें उगाई नहीं जा सकती। तो मिट्टी के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, और मिट्टी के इन अलग अलग स्वरूपों के बारे में हम किस में जानेंगे, अध्याय 19 में जानेंगे। उसके बाद है अध्याय 20, सजीवों में प्रजनन। अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सजीवों के अंदर होती है, इसके बारे में हम लोग अध्याय 20 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्याय 20 में जो है हम लोग सजीवों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अध्याय 21, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पीछे अध्याय 15 में मैंने बताया था स्थिर विद्युत के बारे में, ठीक है। तो जो आवेश होते हैं जब वो किसी वस्तु पर स्थित होते हैं, अपने स्थान से मूव नहीं करते हैं, यानी चलते नहीं हैं, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और जब आवेश अपने स्थान से गति करना शुरू करते हैं, जैसे ऊष्मा गति करती है ना, जिसके बारे में हम ऊष्मा में संचरण अध्याय में पढ़ेंगे, उसी तरीके से जो विद्युत आवेश होते हैं वो भी अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं, इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो कौन से प्रकार की विद्युत है, स्थिर विद्युत या धारा विद्युत? वो धारा विद्युत है, क्योंकि तार के माध्यम से क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश उसमें गति करते हैं। तो विद्युत धारा किस किस प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम अध्याय 21 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी कक्षा 7वीं के सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अच्छी तरीके से अपना स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।